दोस्तों मैं कल वीडियो जो लोड कर रहा था बायोलॉजी का, बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया हुआ था, तो उसको मैंने कल डिस्कस किया हुआ था बायोलॉजी सेक्शन का। तो उसमें मैंने बताया था कि उसका पूरा डिस्कशन के साथ, और मैंने उसके साथ लास्ट में मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ था। तो उसमें एक जो चीज़ था वो छूट गया था कल के वीडियो लेक्चर में, वो आज मैं आप लोगों को पूरा करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और इससे एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो हम इसको कर लेते हैं। ये चैप्टर है ब्लड, ठीक है ना, रक्त। ये रक्त है, ठीक है ना। रक्त जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। हम जानते हैं कि ये एक प्रकार का ऊतक है और ये हमारे शरीर में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इसका होता है। तो रक्त अगर देखें हमारे शरीर में, तो ये 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में रक्त होता है। और यह इसकी प्रकृति अगर देखें तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। और हम जानते हैं कि पीएच मान अगर देखें तो पीएच मान में अगर वो मान 7 है तो वो उदासीन विलयन का पीएच होता है। अगर वो पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक है ना, तो वो क्षारीय होता है। और 7 से यदि कम है तो वो अम्लीय होता है। तो यहाँ 7.4 है तो ये 7 से ज़्यादा हुआ तो ये क्षारीय है। तो ब्लड क्या होता है, जो रक्त होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और अगला चीज़ क्या है इसके साथ कि यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक है ना। ये तरल संयोजी उत्तक है। तो ये हो गया। अब अगला अगर देखें तो रक्त के दो भाग होते हैं। पूरे रक्त में अगर देखें तो दो हिस्सों से, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक ठोस भाग होता है और दूसरा तरल भाग होता है। जो ठोस भाग होता है उसको हम ब्लड कॉर्पसल या रुधिर कणिका कहते हैं, ठीक है ना, रुधिर कणिका कहते हैं। और जो तरल भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है प्लाज्मा अवस्था। उसी को प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है ना, प्लाज्मा। अब इसमें अगर देखें दोनों को अलग अलग बात करें तो अगर इसमें देखें रुधिर कणिका की बात करें हम, रुधिर कणिका जो होती है इसका ब्लड में कितना जो हिस्सा होता है वो 40 से 45% इसका हिस्सा होता है पूरे रक्त में। और वही जो प्लाज्मा अवस्था है उसका 55 से 60% हमारे शरीर में पाया जाता है। और उसी साथ ही साथ इसके साथ जो जो जल होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 90 से 92%, और इसीलिए तो वो तरल होता है, ठीक है ना। जो अगला इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें जो रक्त प्लाज्मा है उसके अंदर एक ब्लड को जमने न देने वाली एक प्रोटीन होती है, हिपैरिन, ठीक है ना। हिपैरिन होता है जो क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता। इसको एंटी ब्लड कोगुलेंट या प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। ये ब्लड को क्या करता है, शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। अब इसी में दो चीज़ समझ लेते हैं। जो ब्लड होता है हमारा शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, ठीक है ना। अगर हम देखें शरीर के अंदर और बाहर तो ब्लड जमना कहाँ हमारे लिए लाभदायक होगा। देखते हैं कभी कभी जब चोट लग जाती है, किसी तरह से बॉडी रैप्चर हो जाता है, ठीक है ना, कहीं कट जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, रक्त स्राव होने लगता है, बाहर आने लगती है, ठीक है ना, शरीर से। तो उस दौरान क्या होता है कि अगर रक्त वो नहीं रुका तो हमारे शरीर से ढेर सारा रक्त बाहर निकल जाएगा और वो उससे क्या हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर उस रक्त का जमना आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो वहाँ उसका ब्लड क्लॉटिंग करना ज़रूरी होता है। उसको रोकने के लिए, उस ब्लड क्लॉटिंग यानी इस तरह से शरीर से बाहर जो ब्लड आ रहा है उसको रोकने के लिए वहाँ पर हमें क्या होता है, ब्लड की आवश्यकता होती है जमने में, ठीक है। जो ब्लड क्लॉटिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पर, तो उसके लिए इसमें ब्लड क्लॉटिंग में दो तीन चीज़ याद रखा जाता है। जो बाहर ब्लड आ रहा होता है, चोट घाव लगने के बाद एक्सीडेंट वगैरह जो भी हो जाता है, तो उसमें ब्लड बाहर आता है, तो उसको जमने या रोकने के लिए उसी प्रकार ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और वो क्या होती है उसमें एक चीज़ की मतलब कि देखा जाए तो ये जो रक्त प्लाज्मा होता है तरल पदार्थ, इसमें दो प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ उसको हमने लिख दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, एक फाइब्रोनोजेन है, एक प्रोथ्रोम्बिन है। ये दो प्रोटीन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। ये बाहर जो रक्त आ रहा होता है उसको जमने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर इसमें देखें तो एक इन प्रोटीन के साथ साथ इसमें एक जो इसको विटामिन कहते हैं, वो विटामिन के भी पाया जाता है। विटामिन के इसमें भी भूमिका होती है। जो रक्त को जमने में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो विटामिन के की होती है। और तत्व की बात करें या धातु की बात करें तो इसमें कैल्शियम भी होता है,
तो इसमें कुल 4 चीज़ याद रखना। अगर प्रोटीन की बात करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो वो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। और विटामिन की पूछेगा तो विटामिन के होता है। और तत्व या धातु की बात करेगा तो कैल्शियम होता है। यही क्या करता है, जो ब्लड बाहर आ रहा होता है शरीर से रैप्चरिंग के बाद उसको क्या कर देता है, जमा देता है, और इस तरीके से वो रक्त बाहर नहीं आता है, जो कि हमारे लिए फ़ायदे चीज़ का होता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इसमें जो हिपैरिन है, हिपैरिन ये इन चारों का उल्टा होता है, यानी फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और जो कैल्शियम और पोटेशियम जो तुम्हारा वो क्या है, विटामिन है, उसका ये क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी कि इनका ये एक तरीके से ये जो क्रिया करते हैं उसके ये विपरीत क्रिया करते हैं, यानी कि ये जमाने का काम करते हैं तो ये जमने नहीं देता है। तो सवाल ये है कि कौन बेहतर है या किससे हमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो यहाँ देखेंगे फ़ायदा दोनों से है। ये क्या करता है, शरीर के अंदर, ये ब्लड के अंदर होता है, ठीक है ना, ये भी ब्लड के अंदर होते हैं, लेकिन ये बाहर आने के बाद ये एक्टिव होते हैं। जब ब्लड बाहर आने लगता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या होता है, ये बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ही होता है ये, और वो उसके अंदर जमने नहीं देता। अगर किसी तरीके से शरीर के अंदर जमने लग जाएगा, ठीक है ना, अगर किसी तरह शरीर के अंदर जमेगा तो वो जमने के बाद क्या हो जाएगा, जितने भी हम जानते हैं ब्लड आर्टरी यानी वेन और जो सिरे होते हैं उससे प्रभावित होता है। तो अगर ब्लड उसमें जम जाता है तो इसमें रास्ता ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर जब दोबारा ब्लड इसके प्रभावित होगा तो ये इतने प्रेशर से 120 से अगर जाएगा तो ये क्या होगा, इससे रास्ता तो अवरुद्ध है, तो ये ब्लड के जो ये सिराएँ हैं, धमनियाँ हैं, उसको, नसों को फाड़ देगा और इस तरीके से ये ब्लड बाहर की तरफ आ जाएगी। इसी को हैमरेज कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये ब्लड जो नसें होती है वो फट जाएगा और इससे मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से हिपैरिन भी बहुत बड़ी मतलब कि आवश्यक चीज़ है। ये नहीं होगा तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, ब्लड जम जाएगा और फिर जो दोबारा ब्लड उसमें जाएगा तो वो ब्लड जो नसें होती हैं वो फट जाएंगी और इस तरीके से वो पूरा शरीर ब्लड हैमरेज कहलाता है और वो उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब ये कैसे कार्य करता है, हिपैरिन कैसे कार्य करता है। हिपैरिन जो होता है ये भी क्या होता है, हवा, ऑक्सीजन होता है ना, हवा, अगर ये हवा इसको लग गया तो ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब तक ये ब्लड में है तब तक उसमें किसी भी तरह के ब्लड को जमने नहीं देगा, लेकिन यदि हवा किसी तरह इसको लगा तो ये अपने आप को क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है और ये ख़त्म हो जाता है। और जैसे ये ख़त्म होगा तो अब ब्लड को जमने से बचने के लिए कोई अवशेष, कोई भी चीज़ ऐसा उसमें मौजूद नहीं है, तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा और फिर वही ब्लड हेमरेज जैसी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसीलिए देखना, जब भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो जो शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो बाहर जो हिस्सा होता है, तो उसमें क्या होता है, कटता है, कटने के बाद उसमें एयर समा जाता है, एयर समाता है ना, एयर आ जाता है, कटेगा तो वहाँ एयर चला जाएगा और एयर जैसे चला जाएगा तो उसमें हिपैरिन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और ये जैसे ख़त्म होगा तो बाकी ये जो 4 हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रोनोजिन है, कैल्शियम है और विटामिन के है, ये एक्टिव हो जाते हैं और फिर ये जमाने के लिए आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, ब्लड को वहाँ जमा देते हैं। लेकिन जब तक ये ज़िंदा रहता है तब तक ये एक्टिव नहीं होते हैं। ये काफ़ी बढ़िया तरीके से ईश्वर ने इसको बनाया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं। तो इसमें जो ब्लड की जो ये ठोस पार्ट है कॉर्पसल, उसमें 3 पाए जाते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेलेट्स, ठीक है ना। आरबीसी को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेलेट्स को इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने वो लिख दिया हुआ है कि यह रुधिर जो होता है ना, रुधिर को यानी ब्लड को वेसल्स में ये जमने नहीं देता है और इसकी मात्रा जल में यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 90 से 92% होती है। अब यहाँ है आरबीसी को देख लेते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो रेड ब्लड कॉप्सल या सेल कह सकते हो, लाल रुधिर कणिका है। इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। और ये इसका रंग जानते हो, लाल होता है। और ये लाल जो रंग होता है वो इसमें क्या होता है, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्या, आयरन, और आयरन की वजह से वो क्या होता है, वो रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। इसके हीमोग्लोबिन की जो जांच होती है वो हीमोग्लोबिनोमीटर से की जाती है और इसमें एक खास बात है कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, केंद्रक नहीं पाया जाता है।
चलो अगला देख लेते हैं। जो आरबीसी की अगला जो कंसेप्ट है या इसके रिगार्डिंग जो है वो आरबीसी का ये कि जीवन काल, जीवन चक्र होता है वो 20 से 120 दिन तक होता है, यानी इतने दिन तक जीवित रहता है ये, उसके बाद मर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, वाहक प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को वहन करता है, जैसे अपशिष्ट पदार्थ हो गया, CO2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है ना। जो खाद्य भोजन होते हैं उसको क्या करता है, ये कैरी करता है, लेके ढोता है, ठीक है ना। इसी को, इसलिए इसको वाहक प्रोटीन कहा जाता है। इसमें यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये खासतौर से CO2 और O2 का क्या करता है, वहन करता है, परिवहन करता है। आरबीसी, और इसमें देखा जाए आरबीसी में क्या होता है, आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो इसकी अगर कमी हो जाती है शरीर में, अगर तो उससे अरक्तता यानी एनीमिया हो जाता है, अरक्तता एनीमिया हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है आयरन की कमी से, यानी आयरन अगर कम हो जाए तो भी माना जाएगा कि हीमोग्लोबिन कमी हो गया, अगर हीमोग्लोबिन कमी हो गया तो भी माना जाएगा कि आयरन कम है, यानी इनमें से किसी एक की कमी से बाकी तीनों चीज़ होता है। आयरन कहे, आरबीसी कहे या हीमोग्लोबिन कहे, इन तीनों की कमी से क्या होता है, एनीमिया और रक्तता बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। जन्म से पहले, अब देखो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि सॉरी, जन्म से पहले रक्त का जो निर्माण होता है वो प्लीहा, स्प्लीन, इसी को यहाँ प्लीहा तथा इसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, तथा यकृत, यानी कि जन्म से पहले जो बेबी होता है भ्रूण में, तो वहाँ पर इसका जो रक्त का निर्माण होता है वह स्प्लीन और लीवर में होता है, ठीक है ना। जन्म के बाद जो हड्डी, जो रक्त का निर्माण होता है वो हड्डियों में होता है, बोन मैरो होता है, उसके अंदर ये होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब इंसान मर जाता है, ठीक है ना, मरने के बाद आरबीसी यकृत या प्लीहा जो होती है उसमें जाकर स्टोर हो जाती है। इसीलिए जो हमने स्टोर हो जाती है, इसीलिए क्या किया जाता है कि यकृत को आरबीसी का कब्रगाह या ग्रेवयार्ड कहा जाता है, या बैंक ब्लड कहा जाता है इसी को, प्लीहा यकृत को, ठीक है ना। अब है लीवर यकृत, यानी लीवर यकृत, ये है शरीर की जो आंतरिक है वो सबसे बड़ी आंतरिक अंग होती है, शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग होती है। और दूसरा जो लीवर होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थ यूरिया का निर्माण करता है, ठीक है ना, यूरिया का निर्माण करता है। आरबीसी की अधिकता से, अगर आरबीसी अधिक हो जाए, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसे पॉलीसिंथेमिया कहते हैं। इसमें ये पॉलीसिंथेमिया बीमारी है आरबीसी की अधिकता से ही, तो यह भी याद रखना है। दूसरा है कि आरबीसी के बाद अब अगला है, हम देख लेंगे डब्ल्यूबीसी, इसी को वाइट ब्लड कॉर्पसल कहेंगे, इसे ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। ये इसकी सबसे खास बात ये है कि ये हमारे शरीर में जो बीमारी होते हैं, रोगाणु जो वगैरह प्रवेश करते हैं, उनसे जो रोग होते हैं उससे लड़ने में ये मदद करते हैं। जो हमारे अंदर बीमारी किसी भी प्रकार की होती है उसे लड़ता है ये, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, तो डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है, रोगों से लड़ते हैं ये। और इसकी अगर अधिकता हो जाए तो ये होता है ल्यूकेमिया, ये ब्लड कैंसर होता है। तो अगर इसकी अधिकता हो जाए शरीर में तो ल्यूकेमिया हो जाता है, वो ब्लड कैंसर होता है। इसका जीवन काल है 8 से 9 दिन तक, जीवन काल 8 से 9 दिन तक होता है। अब इसमें मैंने वो प्लेलेट्स की चर्चा नहीं की है, तो प्लेलेट्स एक बार फिर से मैं बता दूं कि प्लेलेट्स जो होता है वही ब्लड क्लॉटिंग में प्ले ये प्लेलेट्स, तो प्लेलेट्स जो होता है इसको बिम्बाणु भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इसी के कारण ही क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है ना, जो मैंने पहले चर्चा किया है। तो इसमें जो पोटेशियम है, विटामिन के, इसके वजह से, ये विटामिन के है, पोटेशियम नहीं पढ़ेंगे इसको, विटामिन के पढ़ना है। और कैल्शियम जो धातु तत्व है इसके मौजूदगी में, और वो दो है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन, उसकी उपस्थिति में ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, जो मैंने पहले चर्चा किया है इस वीडियो के शुरू में, ठीक है ना। तो ये है ब्लड से रिलेटेड कंसेप्ट, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला इसमें ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड के कार्य दे रखे हैं, तो ब्लड क्या करता है, इसका क्या कार्य क्या है, तो रक्त में पचे भोजन को उसका क्या करता है, परिवहन करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। दूसरा, यह O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। हम जानते हैं कि जो हमारा हृदय है उसमें जो धमनी और जो शिराएँ होती हैं उसी से ये क्या होता है, रक्त को प्रवाहित करता है। धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और जो शुद्ध रक्त होता है वो शिराओं से होकर प्रवाहित होता है, ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे। दूसरी, अगला जो इसका उपयोग है यानी कार्य है वो है, यह उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कर देता है।
ठीक है ना। जैसे उत्सर्जित पदार्थ जैसे CO2 हो गया या यूरिया वगैरह जिस तरह से होता है ना, तो ये जैसे इसको ढो रहा होता है। जैसे यूरिया की बात करें, अमोनिया खास तौर से, तो अमोनिया जो बनता है तो वो अमोनिया ला करके यूरिया लीवर जो होता है उसको दे देता है, ठीक है ना। और लीवर क्या करता है, उसमें उससे यूरिया बना करके जो वृक होता है, वृक, ठीक है ना, वृक जो किडनी होता है वो, यहाँ एक सेकेंड, वृक के जो सबसे बड़ी उत्सर्जन अंग है ये क्या कर देता है, यूरिया जो अमोनिया होता है उसको, अमोनिया को यूरिया बदल करके उसको निष्कासित कर देता है। तो इस तरीके से जो लीवर और वृक है तो इनका उसमें योगदान होता है। तो इस तरीके से ये ब्लड ढोकर ले आकर दे देता है, तो वो ये दोनों क्या करते हैं, उसको यूरिया बदल करके निष्कासित कर देते हैं। वृक क्या कर देता है, उसको निष्कासित कर देता है। अगला यूज है, शरीर में जो तापमान होता है, जो शरीर का तापमान होता है उसको नियंत्रित करते रहते हैं। जब ब्लड हमारे शरीर के जो शिराएँ हैं उससे होकर प्रभावित होता है, तो इसमें हम जानते हैं कि जब दो जो चीज़ें एक दूसरे से गतिमान हो तो एक दूसरे से टकराते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने से क्या होता है, इसमें तापमान बना रहता है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे तापमान कम होता है इसका मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अधिक होता है तब भी प्रॉब्लम है। तो ये ब्लड जो होती है इसी को नियंत्रित रखता है, ठीक है ना। रक्त जो तापमान होता है उसको नियंत्रित रखता है। जैसे अगर देखें मलेरिया जैसे होता है, तो मलेरिया बुखार में क्या होता है, स्प्लीन जो प्लीहा होता है जहाँ ब्लड स्टोर होता है बनता है। अगर देखें जन्म से पहले तो प्लीहा, लेकिन अगर स्टोर की बात करें तो इसमें प्लीहा प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर का तापमान अचानक गिर जाता है। और हम जानते हैं कि बुखार, ये इस बुखार में क्या होता है, ठंडा में लगने लगती है। तो ये सारी चीज़ें होती है ब्लड के वजह से। अगले आज का ये वीडियो जो मैंने किया है वो ब्लड को मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इसको एक बार लिख लेना और सही से इसको पढ़ के जाना, ठीक है ना। एग्जाम में सब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकते हैं, हो सकता है वो तुमसे पूछा जा सके कि जो रक्त है उसके कार्य क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, और उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। इसके बाद जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा बायो के ऊपर, तो वो रहेगा ग्रंथि के ऊपर, मानव ग्रंथि, और दूसरा है पादप ग्रंथि, ठीक है ना। हार्मोन्स वगैरह, ग्रंथि वगैरह जो भी होते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट अगले वीडियो लेक्चर में। और इस तब तक इतना ही आज, ठीक है।